नमस्कार, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। हम आज छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक टॉपिक को कवर करेंगे जो है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, तो ध्यान से आपका हमारे वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास बोलेगा तो तीन भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। फिर ये प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को फिर से चार भागों में आपका बांटा गया है। तो याद रखेंगे पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका उत्तर पाषाण काल, चौथा है आपका नवपाषाण काल। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को फिर से चार भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका उत्तर पाषाण काल और चौथा है आपका नवपाषाण काल। इतिहास है ना, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी चार भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग आ जाएंगे तो आ जाएगा आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल, और आदिऐतिहासिक काल में आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता आने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ का इसमें आपका शामिल नहीं है, इसलिए आदिऐतिहासिक काल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आएगा आपका आदिऐतिहासिक काल में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तीसरे नंबर पे आएंगे आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को फिर से आपका तीन भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक काल को फिर से तीन भागों में बांटा गया। पहला है आपका प्राचीन इतिहास, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे आपका मध्य इतिहास, और तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपका आधुनिक इतिहास। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आपका प्राचीन इतिहास में क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल, इसे पत्थरों का काल भी कहा जाता था। उसके बाद कौन सा आएगा आपका वैदिक काल। उसके बाद आएगा रामायण काल। पहला पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल। यह है आपका प्राचीन इतिहास। पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल। फिर आ जाएगा आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल आ जाएगा। फिर आएगा मौर्य काल, फिर आएगा सातवाहन वंश, सातवाहन काल, कुषाण वंश, फिर आएगा मेघ वंश, फिर आएगा वाकाटक वंश, फिर आएगा आपका गुप्त वंश, फिर आपका राजर्षि तुल्य वंश, है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश कौन सा है बोलेगा तो आपका राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद आएगा आपका नल वंश, उसके बाद आएगा सरबपुरी वंश, उसके बाद शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश और सोमवंश। अब इतने सारे आपका वंश आएंगे, तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो कीजिएगा। तो इसको याद करने का एक तरीका है, इतने सारे वंश को हमको लाइन से अगर याद करना है तो यहां से देखिएगा, इसको याद करना है। यहाँ का पहले तो आपका इधर महाभारत काल, महाजनपद काल, यहां से ट्रिक बैठेगा, देखिएगा। इसको याद करना है तो मौसा के मेवा, मौसा के मेवा, गुरा पन सपा बाशो। अगर आप इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो पूरा ये वंश आपका लाइन से आपका इसमें बैठेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौसा के मेवा, गुरा पन सपा बाशो। तो देखिएगा आपका मौ से क्या हो जाएगा आपका मौर्य काल, आपका सा से क्या हो जाएगा आपका सातवाहन काल, सातवाहन वंश। के से क्या हो जाएगा आपका कुषाण वंश, ठीक है। मे से क्या हो जाएगा आपका मेघ वंश। आपका वा से क्या हो जाएगा आपका वाकाटक वंश, और गु से क्या हो जाएगा आपका गुप्त वंश, गुप्त वंश।
ठीक है, गुप्त वंश। फिर आपका राज से क्या हो जाएगा आपका राजर्षि तुल्य वंश, राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद है पर्वत द्वारक वंश, न से क्या हो जाएगा आपका, यह है आपका पर्वत द्वारक वंश, न से क्या हो जाएगा आपका नल वंश, न से आपका नल वंश। उसके बाद स से क्या हो जाएगा आपका शरपुरी वंश, स से आपका शरपुरी वंश। उसके बाद आपका पांडु वंश, फिर आपका बा से क्या होगा बाण वंश, और सो से क्या हो जाएगा सोमवंश। तो आप जो है इतना सारा याद करने के बजाय अगर ये ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपका पूरा ये चीज याद हो जाएगा। तो एक बार और बोलता हूं, मौसा के मेवा गुरापन सपा बासो। क्या बोला मैंने, मौसा के मेवा गुरापन सपा बासो। तो मौसा के मेवा से मौ से मौर्य वंश, सा से सातवाहन वंश, के से आपका कुषाण वंश, मेघ से मेघ वंश, व से वाकटक वंश, गु से गुप्त वंश, र से राजर्षि तुल्य वंश, प से पर्वत द्वारक वंश, न से नल वंश, स से सरपुरी वंश, प से पांडु वंश, बा से बाण वंश, और सो से सोमवंश। ये आपका ट्रिप में पूरा काम कर जाएगा जी। तो आप इस चीज को फॉलो करें, निश्चित ही आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो ये हमारा ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इतना सारा हमको पढ़ना है। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मध्य इतिहास में आएंगे। तो मध्य इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो मध्य इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आपका रतनपुर का कलचुरी शासक। क्या पढ़ेंगे, रतनपुर का कलचुरी शासक। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे रायपुर का कलचुरी शासक। क्या पढ़ेंगे आपका रायपुर का कलचुरी शासक। फिर क्या आएगा नागवंश। नागवंश में दो पढ़ना है आपको, एक है फड़ी नागवंश, एक है आपका छिंदक नागवंश। नागवंश में दो पढ़ना है, फड़ी नागवंश और एक छिंदक नागवंश। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग कांकेर के सोमवंश। क्या पढ़ेंगे आपका कांकेर के सोमवंश। उसके बाद है काकती वंश। ये है आपका इतना सब आ जाएगा मध्य इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इसमें आएगा मराठा। मराठा जो अप्रत्यक्ष मराठा शासन आएगा, उसी में आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन। जब जो है मराठे लोग डायरेक्ट हम पे शासन किए वो आएगा आपका प्रत्यक्ष मराठा शासक, और जब हम पे डायरेक्ट मराठे लोग शासन नहीं किए वो आ जाएगा अप्रत्यक्ष मराठा शासक। उसके बाद मराठों ने जो है सूबा व्यवस्था बनाया था उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों ने भी हम पे अप्रत्यक्ष शासन किया था, तो यहाँ पर पढ़ेंगे आपका अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा 1857 की क्रांति। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 1857 की क्रांति हुआ था, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आपका 1857 की क्रांति। और अंतिम आ जाएगा का ब्रिटिश शासन। फिर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ ये स्थानीय राजवंश जो छत्तीसगढ़ के जो है स्थानीय राजा थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये कौन कौन सा वंश है वो देखते हैं ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो राजर्षि तुल्य वंश। ये सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश था। तो राजर्षि तुल्य वंश एग्जाम में आता भी है, राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका नल वंश। उसके बाद कौन सा आ जाएगा सरपुरी वंश। और आपका कौन सा वंश आ जाएगा शैल वंश। और उसके बाद सिरपुर के पांडु वंश, फिर मैकल के सोमवंश, मैकल के सोमवंश, और अंतिम हो जाएगा बाण वंश। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा डिटेल से देखेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल को फिर हम लोग बांटते हैं आपका पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल की जानकारी हमको कहां से मिलता है ऐसा बोलेगा तो सिंघनपुर गुफा आपका रायगढ़ से। सिंघनपुर गुफा रायगढ़ से हमको क्या मिलता है आपका पूर्व पाषाण काल की जानकारी हमको मिलता है। ठीक है, और पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण कालीन मतलब पत्थरों, पाषाण मतलब पत्थर का काल, और शैल चित्र मतलब शैल मतलब होता है पत्थर, और चित्र मतलब चित्र, पत्थरों में चित्र बना था, तो उसके लिए क्या है प्रसिद्ध है आपका सिंघनपुर गुफा रायगढ़। उसके बाद है अब पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य और कहां मिला है ऐसा बोलेगा तो रायगढ़ में। तो रायगढ़ में और कहां कहां कौन कौन से स्थान में आपका छापा मारा। फिर दूसरा है आपका भंवरखोल, गिद्धा और सोनबरसा। ठीक है, एक बार और बोलता हूं, पहला है आपका रायगढ़। रायगढ़ में जो है छापा मारा, भंवरखोल, गिद्धा, सोनबरसा। यहाँ क्या मिला है ऐसा बोलेगा तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिलते हैं। पहला सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में, यहाँ पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर पाषाण मतलब पत्थर, कालीन शैल चित्र के लिए क्या है प्रसिद्ध है। और दूसरे रायगढ़ में छापा मारा, भंवरखोल, गिद्धा, सोनबरसा, ये क्या है पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिलते हैं। अब यहाँ क्या मिला है ऐसा बोलेगा तो आपका पत्थर के हस्त चालित कुदाल मिले हैं, मतलब पत्थर के जो हाथों से चलाने वाले
वाले क्या मिले हैं आपका, कुदाल मिले हैं। ये कहाँ स्थित है बोलेगा तो आपका पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ स्थित हैं, कहाँ मिले हैं बोलेगा तो चौवाडार पहाड़ी पर स्थित है। रायगढ़ में चौवाडार पहाड़ी पर स्थित है कौन, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य। उसके बाद कौन सा आ जाएंगे हम लोग, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में आ जाएगा आपका कबरा पहाड़ रायगढ़। याद रखिएगा मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां मिला है बोलेगा तो कबरा पहाड़ रायगढ़ में। और उसके बाद है कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, बस्तर में क्या मिला है तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य हमको मिला है ऐसा बोलेगा तो लाल रंग की छिपकली मिला है। मध्य पाषाण काल में हमको पत्थरों पे बना हुआ लाल रंग की छिपकली मिला है। फिर क्या मिला है आपको, गढ़ियाल मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, फिर मिला है आपका सांभर मिला है, आदि की चित्रकारी एवं लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार आदि हमको मिले हैं। ये कौन से काल का है, कौन सा है, मध्य पाषाण काल के हैं। तो क्या क्या मिले हैं बोलेगा तो आपका लाल रंग की छिपकली मिला है, गढ़ियाल मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, सांभर मिला है, आदि की चित्रकारी एवं लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार हमको मिले हैं। ये कौन से काल का है आपका, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिला है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हमको कहां मिलता है ऐसा बोलेगा तो धनपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और महानदी घाटी रायगढ़ में हमको उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहां मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है। मानव आकृतियां का मतलब यहाँ पर जो मानव रहते होंगे वहां पर इन्होंने क्या कर दिए, मानव बना दिए होंगे और मानव आकृतियों का क्या कर दिए होंगे, आपका चित्रण कर दिए होंगे। इसलिए मानव आकृतियों का चित्रण कहाँ मिला है, उत्तर पाषाण काल में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का साक्ष्य कहाँ मिला है तो अर्जुनी बालोद है ना। अर्जुनी बालोद में हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चितवा डोंगरी बालोद नवपाषाण काल के अर्जुनी आपका बालोद, चितवा डोंगरी बालोद। और नवपाषाण काल के खोजकर्ता कौन है बोलेगा तो आपका याद रखिएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र है ना। नवपाषाण काल के खोजकर्ता कौन है बोलेगा तो आपका भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र जी हैं। ठीक है। और नवपाषाण काल के और जो साक्ष्य मिला है टेराम रायगढ़ में, बोनटीला राजनांदगांव में। तो एक बार और नवपाषाण काल में अर्जुनी बालोद, चितवा डोंगरी आपका बालोद, टेराम आपका रायगढ़, बोनटीला राजनांदगांव। इसको ट्रिक से याद करिएगा, नवा अटेची ऐसा आप याद रखेंगे तो ये आपसे बन जाएगा नवा से नवपाषाण काल, आ से आपका अर्जुनी बालोद, टे से आपका टेराम रायगढ़ और ची से आपका चितवा डोंगरी बालोद। तो नवा अटेची से ये ट्रिक में बैठ जाता है। नवपाषाण काल के साक्ष्य हमको आपका अर्जुनी, टेराम और चितवा डोंगरी। ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है बोलेगा तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र जी हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाषाण घेरे। पाषाण घेरे क्या होता था कि पहले जो है शवों को दफना कर जो है पत्थरों का घेरा बना दिया जाता था, उसी को क्या बोलते हैं आपका पाषाण घेरे बोलते हैं। तो पाषाण घेरे के साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ मिला है तो आपका बालोद के कहा, करही बदर, चिरचारी, सोरर। बालोद के करही बदर, चिरचारी, सोरर में हमको पाषाण घेरे के साक्ष्य हमको मिले हैं। बालोद के आपका करही बदर, चिरचारी, सोरर और कोंडा गांव के गढ़ धनौरा में हमको पाषाण घेरे के साक्ष्य हमको मिले हैं। यहाँ क्या मिला है तो शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ये पाषाण घेरे में क्या होता था, जब कोई इंसान मर जाता था तो उसको क्या कर देते थे, शवों को दफना दिया जाता था और शवों को दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। मध्य पाषाण युग 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं। और पाषाण घेरे के जो है खोजकर्ता कौन है बोलेगा तो आपका प्रोफेसर कामले व रमेंद्र नाथ मिश्र जी हैं। यहाँ पर आपका नवपाषाण काल में भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र जी हैं और पाषाण घेरे में आपका प्रोफेसर कामले और रमेंद्र नाथ मिश्र जी हैं। तो इसको याद रखिएगा। शैल चित्र हमको मिला है कबरा पहाड़ रायगढ़ में, संगनपुर गुफा रायगढ़ में, चितवा डोंगरी आपका बालोद में।
शैल चित्र हमको मिला कबरा पहाड़ रायगढ़ में, सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में, चितवा डोंगरी आपका बालोद में। सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है मानव आकृतियां सीढ़ी व डंडे के आकार में जो आखेट करता हुआ मनुष्य। आखेट करता हुआ मनुष्य का अर्थ है जब कोई मनुष्य ऐसा शिकार कर रहा होगा तो उसी समय जो है उसका चित्र इस प्रकार बना दिए होंगे डंडे से ऐसा मारता हुआ, तो आखेट मतलब शिकार करता हुआ मनुष्य के चित्र हमको प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ। ये कहाँ मिला है आपका? करीबदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, बालोद में हमको मिला है ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ। करीबदर, चिरचारी, सोरर और करका भाटा बालोद में, गढ़धन और आपका कोंडा गांव में। उसके बाद पाषाण युग के औजार हमको कबरा पहाड़ रायगढ़ में, सरगुजा, जोगीमरा और सीताबेंगरा से हमको जो है पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद महापाषाण युग स्थल आपका मल्हार, बिलासपुर। अब देखिएगा आदि ऐतिहासिक काल के जो है साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है, तो आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल, अब आ जाते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। तो इस काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता का काल कहा आता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। आपका इधर आपका आ जाएंगे तो ऋग्वैदिक काल, इधर आ जाएंगे तो आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 है ना, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व, है ना। तो आपका इस काल में ऋग्वेद काल जो है रचना हुई, एवं जो है सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस काल में जो है पंचनद क्षेत्र उत्तर भारत का तक विस्तृत थे, अतः ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। तो आपका प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में हमको छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। इस काल में आर्यों का जो विस्तार है, आर्य लोग अब वहां उत्तर से क्या है मध्य की ओर आना चालू किए, तो भारत में जो है आने लगा, तथा नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में क्या है भारत में उल्लेखित किया गया है। अतः कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन है। अगर उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में कहा गया है, इसलिए आपका उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का हमको वर्णन मिलता है। ये याद रखना है, नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। उसके बाद है वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण दिक कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आपका बस्तर को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण दिक कहा जाता था।